हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एटम के लिए मॉडल दिए गए। उसमें सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन का। ओके, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप एक तरह से बोल सकते हो कि एटम का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो यही एक्सपेरिमेंट के बाद बनना स्टार्ट हुआ। रदरफोर्ड को उनके एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाना तो अलग बात है। रदरफोर्ड को सबसे पहले जानना था कि एटम की साइज़ क्या होती है। ठीक है, अब एटम की साइज़ फाइंड करना मतलब क्या, कि किसी भी मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा उसकी साइज़ फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जिससे वो एक थीन लेयर बना सके, एकदम पतला सा पेपर। ठीक है, जैसे हम एल्यूमिनियम देखते हैं ना, एल्यूमिनियम की फॉइल आती है वो फूड पैकेट को व्रैप करने के लिए, ये सब। ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल आती है सेम वैसे ही, बट उससे भी पतली फॉइल बनानी थी। अब उसके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा, तो वो है गोल्ड। क्यों? क्योंकि गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ही अच्छी है। मतलब अगर 1 ग्राम गोल्ड है तो आप ऑलमोस्ट उसकी हेल्प से 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर जितनी लंबी लाइन खींच सकते हो। तो ये बेस्ट मटेरियल था, तो उन्होंने सिलेक्ट किया गोल्ड को। अब गोल्ड फॉइल तो बना ली, चलो एक गोल्ड की एक पतली सी फॉइल बना ली। फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसा जो अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स को बाहर निकाले। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल मतलब समझना, हम हीलियम पढ़ते हैं ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन भी है। मतलब ऐसा समझो, एक न्यूक्लियस, उसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, और जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी है। क्लियर? तो अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, अगर मैं हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, तो ये निकल गया। तो बचा क्या? हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस। ये जो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस है उसको बोला जाता है अल्फ़ा पार्टिकल। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल है तो उसके पास, अगर अल्फ़ा है तो उसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है वो प्लस पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ओके, और वो भी कौन से? तो हीलियम के न्यूक्लियस है। मतलब हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो जो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा उसको आप बोल सकते हो अल्फ़ा पार्टिकल्स। क्लियर? तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकले। ओके, अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही ये गोल्ड के एटम्स के साथ कोलाइड होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लगा दी एक स्क्रीन, ZnS, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल किसी एक पोजीशन पे, सपोज जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, उसकी एक पोजीशन पे यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। सपोज एक अल्फ़ा पार्टिकल ये डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा, जहाँ पे वो टकराएगा वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। तो हमें पता चलेगा कि अल्फ़ा पार्टिकल ओके यहाँ पे गोल्ड फॉइल के साथ इंटरेक्शन के बाद कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट्स गाइगर्ट एंड मार्स्टन की हेल्प से लैब में तैयार किया। ठीक है, कुछ ऐसा था। देखो यहाँ पे जो सेंटर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे सोर्स है ना, वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है।
रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक शील्ड से कवर किया गया है जो कि लेड से बना हुआ है। कवर करना क्यों ज़रूरी? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड ना हो जाए, उसको एक ही डायरेक्शन में हमें फोकस करना था। तो आपको ये येलो लाइन दिख रही है ना, उसी लाइन में अल्फ़ा पार्टिकल आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सामने गोल्ड फॉयल है, देखो गोल्ड फॉयल के साथ टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में अल्फ़ा पार्टिकल्स फैल गए और जहाँ पे वो स्क्रीन के साथ टकराए वहाँ पे ब्राइट स्पॉट नज़र आया। और जो स्क्रीन है वो यहाँ पे देखो सर्कुलर आपको नज़र आ रही है, वो पूरी एक स्क्रीन है। देखो यहाँ पे लिखा है डिटेक्टर। ओके, तो ये क्लियर है। अब जो रिजल्ट आए उससे क्या पता चला समझना। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। अर्नस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे अरेंज किए गए हैं। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स were made to fall on a thin gold foil। ओके, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है वो सब, अगर ये क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहे वैसे वैसे आप अपनी नोट्स बनाते रहो। ओके, उसके लिए क्या क्या किया उन्होंने, देखो एक्सपेरिमेंट तो तैयार किया गोल्ड फॉयल के लिए, उनके लिए मतलब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन सी तैयारी की वो यहाँ पे है। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 100 एटम्स थिक, मतलब एक थिकनेस, ठीक है ना। अगर ये पेपर है उसका आप एकदम पतली सी वीट ले लो तो उसके अंदर 1000 एटम होंगे। ओके, उतनी पतली सी एक फॉयल बना ली। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। डबली चार्ज क्यों कहा? क्योंकि हीलियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमने एक ही बार चार्ज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो डबली चार्ज, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज है। क्लियर? सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट। मास क्यों 4 यूनिट? क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी हम काउंट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। एटम के अंदर ज़्यादा मास वाले पार्टिकल कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास काउंट करते टाइम हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही काउंट करते हैं। तो 2 + 2 मतलब 4। तो सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, क्योंकि उसके पास थोड़ा मास है ज़्यादा, तो अगर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है तो उसके पास इनफ एनर्जी होगी कि वो गोल्ड फॉयल के आर पार निकल सके। ओके, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाई द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। देखो हाँ, समझना इधर। अब उन्होंने मान के क्या रखा था वो देखो, कि सपोज कोई गोल्ड का एटम है। अब गोल्ड के एटम के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, 79 प्रोटॉन्स। बट उन्होंने क्या सोचा था, ये पूरा एटम है, एक प्रोटॉन इधर होगा, एक प्रोटॉन इधर, ये प्रोटॉन 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 ऐसे होगा। उन्होंने ये सोचा था। समझ में आया? अलग अलग जगह पे प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे। अब उनको कहाँ पता था कि एटम का एक्चुअल मॉडल कैसा होता है, वही तो वो ढूंढ रहे थे। तो उनको कुछ ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग पोजीशन पे स्प्रेड हो चुके हैं। और मैं अगर अल्फ़ा पार्टिकल पास कराऊँ, समझो अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल पास कराऊँ तो यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल सपोज ऐसे गया। अब वो किसके साथ टकराएगा? प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन का मास है वो हम 1 यूनिट ले सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का कितना था? 4 यूनिट, मतलब हैवी कौन है? अल्फ़ा पार्टिकल।
तो रदरफोर्ड को ये लगा कि ये अल्फ़ा पार्टिकल है वो एटम में से आर पार निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मतलब जो ये सोच रहे थे कि एटॉमिक मॉडल है वो कुछ ऐसा होगा, ये गलत प्रूव हुआ। तो एक्चुअल में मॉडल कैसा हो सकता है, अब वो हम यहाँ पे सीखते हैं। क्लियर? देखो अभी फिर से मैं पढ़ता हूँ। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट, देखो ये एक्सपेक्ट किया था, ये एक्चुअल में नहीं था। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ये मैं चेंज कर देता हूँ। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर मेड। कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस मिले देखो। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से पास हो चुके हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कोई कोई है वो थोड़े बहुत एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound। हर 12,000 पार्टिकल में से 11,999 पार्टिकल्स थे वो पास हो गए, कोई भी अलग अलग एंगल के साथ, बट एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस होके वापस आया। अब ये उनके लिए उतना ही सरप्राइजिंग था जितना कि मैं बोलूँ कि अगर एक पतला सा कागज़ है और मैं यहाँ पे गन से फायर करूँ और वो बुलेट है वो वहाँ से, मतलब कागज़ के साथ, आपके पेज के कागज़ के साथ टकरा के वापस आके मुझे ही लग जाए। अब आप बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम वे उनको भी ऐसा ही लगा कि एक प्रोटॉन अगर है उसके साथ अल्फ़ा पार्टिकल टकराया है तो अल्फ़ा पार्टिकल वापस कैसे आ सकता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल है वो ज़्यादा हैवी है। अब ये रिज़ल्ट है वो मिले थे किसको, स्टूडेंट्स को, गाइगर एंड मार्स्टेंस को। ओके, रदरफोर्ड ने उसको एक्सप्लेन किया। अब देखो वो एक्सपेरिमेंट भी हम यहाँ पे एनिमेशन में देख लेते एक बार ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो अल्फ़ा पार्टिकल्स दिखा है और एक स्काई ब्लू कलर का बटन है। जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँ अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे, देखो निकले। और ये जो गोल्ड फॉइल है उसका एक स्मॉल पार्ट आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया है। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स देखो बाहर निकल रहे हैं। कोई कोई देखो येलो कलर के जो डॉट्स है वो एटम के न्यूक्लियस है। जो पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो जो जो पार्टिकल्स येलो डॉट के आसपास आएंगे उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा और वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एक ही एटम लूँ, सपोज़ मैंने गोल्ड का एक ही एटम लिया कुछ ऐसे, तो देखो, और ये जो 4-4 का बंडल जा रहा है ना वो अल्फ़ा पार्टिकल है। अब देखो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर की ओर निकल गए, बट जो न्यूक्लियस के आसपास आ रहे हैं वो टकरा के वापस जा रहे हैं। टकराते भी नहीं है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उतना बढ़ जाता है कि उनको दूर से ही बाहर की ओर वापस कर देता है। देखो बीच में जो सेंटर में दिख रहा है वो आपको ये है
न्यूक्लियस किसका, गोल्ड का, और अल्फा पार्टिकल्स आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के आसपास जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो गोल्ड के जो न्यूक्लियस है उससे ज़्यादा दूर जाएंगे। अगर मैं एनर्जी बढ़ा दूँ तो अल्फा पार्टिकल्स की, तो और ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स आर पार निकलना चालू हो गए। क्लियर ये? अगर प्लम पुडिंग मॉडल होता तो देखो, अगर मैं बोलूँ थॉमसन का मॉडल राइट होता तो अल्फा पार्टिकल से वो ऐसे ही चले जाने चाहिए, है ना। अगर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे स्प्रेड हुए होते तो अल्फा पार्टिकल को रोक ही नहीं सकते थे। बट एक्चुअल में क्या था, मॉडल ऐसा था कि सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन एक ही जगह पे फोकस्ड है। इसलिए एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे मास बढ़ गया और वहीं से अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे और चार्ज भी वहीं पे बढ़ गया। तो अब एटम का स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, तो वो यहाँ पे बताया रदरफोर्ड ने। कैसे? रदरफोर्ड ने बता दिया कि एक छोटा सा डॉट है जिसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फोकस्ड है। उसके बाद बहुत सारी स्पेस खाली है और फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फिर एक दूसरी ऑर्बिट आएगी, अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी एक ऑर्बिट है, ओके। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने घूमते हैं उसका अंदाज़ा उस टाइम पे नहीं था, बट ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर घूमते रहते हैं। अब इससे क्या हुआ समझो, एक अल्फा पार्टिकल आया, समझना ये ठीक से। अल्फा पार्टिकल सपोज यहाँ से आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास ज़्यादा है नहीं, तो वो उनको रोक नहीं पाएंगे और न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है तो कोई भी टाइप का मतलब ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगेगा, तो ये ऐसे ही सीधे चले गए। दूसरा अल्फा पार्टिकल आया, थोड़ा सा फोर्स लगा, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। कर रहे हैं? देखो यहाँ पे एकदम नज़दीक आ गया तो ज़्यादा फोर्स लगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा अपनी डायरेक्शन वो चेंज करेगा। एक्चुअल में ऐसे जा रहे थे और इतने एंगल पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके गया। सपोज एक और अल्फा पार्टिकल आया, ऐसे एकदम नज़दीक है तो ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। अगर आमने सामने आ गई तो ये है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब दोनों के फेस आमने सामने टकराए तो वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में वापस जाएगा। तो ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में होता है, मोस्टली थोड़ा बहुत एंगल रह जाता है, तो ऐसे अगर टकराया तो ऐसे जाएगा। अब ये जो रिज़ल्ट था वो सरप्राइजिंग था। ये सब तो ठीक है चलो कि अलग अलग डायरेक्शन पे थोड़ा बहुत फोर्स लगा होगा तो डेविएट होके वापस गए, ओके, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गए। ये तो जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट करने की, मतलब अल्फा पार्टिकल को हम जहाँ से लेके आ रहे थे टारगेट के पास उसी डायरेक्शन में वापस गए, उसी साइड, ठीक है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या क्या बन सकते हैं आप खुद सोच सकते हो कि एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें कोई मास नहीं है। एटम का मोस्ट ऑफ द मास है वो एक ही सेंटर पे फोकस्ड है, एक ही सेंटर पे मास पूरा फोकस्ड है। थर्ड थिंग कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो रिपल्स होके वापस आए। क्लियर? एक और चीज़ कि न्यूक्लियस के आसपास जो
पूरा एरिया है वो खाली होना चाहिए, तभी तो मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स है वो पास होके चले गए, है ना। एक एटम अगर वापस आता है और 12,000 एटम्स निकल जाते हैं गोल्ड फॉइल से आर पार, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली है और थोड़ी सी स्पेस है वो भरी हुई है। क्लियर। तो यहाँ से रिजल्ट कौन कौन से मिले देखो। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil. Some of the alpha particles were deflected by the foil, okay, by small angles. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. Okay? अब उससे क्या पता चला, वो यहाँ पे following similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये खास याद रखना है यहाँ, कौन कौन से रिजल्ट हमें मिले ये एक्सपेरिमेंट से। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम में आए कि रिजल्ट ऑफ, ओके, रिजल्ट्स ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो यही है। कौन कौन से रिजल्ट निकल के आए थे। फर्स्ट रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, indicating that the positive charge of the एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह में है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। सपोज ये सेंटर है, मतलब न्यूक्लियस है, और कोई अल्फा पार्टिकल ये डायरेक्शन में आया और मैंने कहा था वैसे ही हेड ऑन कोलिजन हुआ, ऐसे यहाँ तक आ पाया, फिर रिपल्सिव फोर्स उतना बढ़ गया कि उसको वापस जाना पड़ा, और उसी डायरेक्शन में अगर वापस गया तो मतलब क्या, आया था ये डायरेक्शन में, गया ये डायरेक्शन में, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है दोनों डायरेक्शन के बीच में 180 डिग्री। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बात की है, देखो यहाँ पे अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि अगर एटम इतना बड़ा है, अगर एटम इतना बड़ा है तो उसका जो मास है वो सेंटर में एक छोटे से एरिया के अंदर है, छोटे से वॉल्यूम के अंदर मास और चार्ज दोनों है। मतलब ऐसे पार्टिकल जिसका मास ज़्यादा है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो सारे न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर बाउंडेड है, और बाकी का स्पेस है वो पूरा खाली है। इंडिकेटिंग दैट all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। okay, अभी आगे बढ़ते हैं। From the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to power 5 times less than the radius of the atom। मतलब जो ये एटम की साइज़ है, पूरा एटम बना उसकी साइज़, ये छोटा सा जो आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में 10 to power 5 मतलब 1 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। अब सोचो
हर एक मैटर के अंदर मैं बोलूँ अगर कि एक एटम के अंदर इतनी स्पेस एम्प्टी है, खाली है पूरी, तो हर एक मैटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्पेस तो खाली है। ठीक है, हर एक मैटर का, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, हर एक एटम के अंदर इतनी इतनी स्पेस खाली है, मतलब अभी भी बहुत ही जगह बाकी है एटम के अंदर। क्लियर? अभी यहाँ पे फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अब हमें ये साइज़ के बारे में पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि एटम के अंदर क्या है। तो सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पे पूरा का पूरा मास और चार्ज फोकस्ड है, इलेक्ट्रॉन से वो आसपास घूमते रहते हैं। इससे क्या हुआ कि इससे हमें एक स्टेबिलिटी पता चल गई कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है। और दूसरा क्या हुआ कि हमें ये भी पता चल गया कि सेंटर में ही सब कुछ है, मास एंड चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से वो रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। 3 पॉइंट है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास, नियरली क्यों कहा? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन है, उसका मास नेग्लिजिबल है बट ज़ीरो तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन का मास है उससे 10,000 टाइम्स कम है, इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। बट कुछ ना कुछ तो है, इसलिए हम 100% नहीं बोल सकते, बट ये बोल सकते हैं कि नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करता हूँ, आप क्या पढ़ रहे हो? ये फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। फर्स्ट उन्होंने क्या कहा? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, एक सेंटर ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही नियरली ऑल द मास है वो फोकस्ड है। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। ठीक है ना, मतलब हर कोई इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उनके अपने अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं। वो बाद में पता चला था, बट यहाँ पे सिर्फ इतना पता चला कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. एटम की साइज़ के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ वेरी 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 स्मॉल है। क्लियर? ओके, तो ये सब आपने पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा समझो, मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप क्लियर रहो। सबसे पहले पढ़ा हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब उसमें डायग्राम क्या बनाना है? तो डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया है वो बनाना है। टेक्स्ट बुक में कैसे डायग्राम दिया हो? तो टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया है कि बहुत सारे गोल्ड के न्यूक्लियस आपको नज़र आएंगे। हमने एक न्यूक्लियस लेके एक्सप्लेन किया क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए वो ज़रूरी था। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड के ऐसे न्यूक्लियस हैं और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पास हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ओके, कोई कोई पार्टिकल है वो वापस भी आ रहे हैं। क्लियर? तो ऐसा कोई डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको उसी वे में ड्रॉ करना है। क्लियर? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक का डायग्राम ज़रूरी रहेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए एक ही एटम आपको दिखाया था। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जो पढ़ा वो था रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। खास याद रखना है, अगर एक्सपेरिमेंट आए एग्ज़ाम में तो ये सब लिखना है, ये सब देखो। उसके बाद
रिजल्ट्स। ओके, तो ये 3 रिजल्ट है हमारे पास। उसके बाद कौन सा कंक्लूजन निकला वो, तो ये कंक्लूजन है 1, 2 एंड 3। रिजल्ट्स में ही ये आ जाएगा कंक्लूजन भी, ठीक है ना। ये जो कंक्लूजन है वो रिजल्ट्स में ही आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स मिले उसकी हेल्प से ये कंक्लूजन मिला, तो ये साथ में आ सकता है एग्ज़ाम में। क्लियर। उसके बाद फीचर्स। ओके, ये सब फीचर्स थे। अभी हम पढ़ रहे हैं वो ड्रॉबैक्स, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो फर्स्ट, द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब ऐसा क्यों, तो देखो सपोज ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, तो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो सर्कुलर है। अब सर्कुलर पाथ होता है तब ऑलवेज याद रखना एक्सेलरेटेड मोशन होती है। एक्सेलरेटेड मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। वेलोसिटी मतलब स्पीड बट डायरेक्शन के साथ। अब सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली डायरेक्शन तो चेंज होगी, और जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो तब वो अपनी एनर्जी है वो लूज़ करता है। अब एनर्जी उसकी कम हो रही है तो वो ये ऑर्बिट में स्टेबल नहीं रह पाएगा, बट उसकी ऑर्बिट है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। देखो अपने खुद के पास एनर्जी होगी तो ये ऑर्बिट में घूमता रहेगा, बट ऑर्बिट में तब तक घूम सकता है जब तक उसके पास एक स्टेबल एनर्जी है। अगर एनर्जी रिड्यूस हो रही है उसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन है वो अब न्यूक्लियस है उसके अट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे न्यूक्लियस में जाता जाएगा, मतलब ये जो उसका ऑर्बिट था वो कुछ ऐसा बन जाएगा और लास्ट में वो कोलाइड होगा न्यूक्लियस के साथ। अब ऐसा प्रैक्टिकली तो होता नहीं, मतलब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। क्लियर। अभी फिर से पढ़ो। द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। देखो मैंने कहा था ना एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी अपनी है वो रेडिएट कर देगा। ओके, अब एनर्जी रेडिएट करता है, हम कहाँ पे पहुँचे पढ़ते पढ़ते यहाँ पे। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, दस the revolving electron will lose energy and finally fall into the nucleus. Thus the revolving electron will lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. मतलब हम जो मैटर को जानते हैं उस फॉर्म में कभी भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर पाती अगर ये इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते तो। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। हमें पता है कि एटम स्टेबल है, बट वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मॉडल नहीं था कोई। ठीक है, तो रदरफोर्ड है उनके बहुत सारे रिजल्ट है वो सक्सेसफुल रहे, बट ये एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में जो उनका मॉडल था वो निष्फल रहा। क्लियर। तो ये ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम आपको याद रखने हैं। क्या था ड्रॉबैक, तो रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब सर्कुलर ऑर्बिट है उसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, और एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी अपनी रेडिएट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी।
और एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं रहेगी, बट कुछ इस तरह वो धीरे 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 एटम के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और एटम है वो स्टेबल रह पाएगा नहीं। तो यहाँ पे एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड्स जो एटॉमिक मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। क्लियर? तो ये हम आज हमने जो पूरा पढ़ा वो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम है। क्लियर? जितने जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सब लिख के रखो। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। थैंक यू।